नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एम एस एक्सेल 2019 और अभी तक हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, ये दोनों जो टैब है और इसके अलावा पेज लेआउट टैब, इन सभी के जो ऑप्शन है, साथ ही मैंने आपको सीट बनाना बताया, रो और कॉलम में काम करना बताया, सेल में काम करना बताया, सीट में काम करना बताया। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे फार्मूला की। तो फार्मूला जो टैब है, इसके अंतर्गत विशेष रूप से हमको बात करना है फंक्शन की। तो आपको दो चीज़ सुनने को मिलती है बार बार जब आप एक्सेल पढ़ते हो। तो एक तो मिलता है फॉर्मूला और एक मिलता है फंक्शन। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, फॉर्मूला और फंक्शन जो है काम एक ही करते हैं, पर जो फंक्शन होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं। प्री डिफाइन का मतलब होता है, ये जो होते हैं, प्री डिफाइन का मतलब होता है पहले से इनकी डेफिनेशन दे दी गई है एक्सेल में। जैसे कि हम अगर बात करें पहले से जो फंक्शन है, जैसे सम है, मैक्स है, मिन है, काउंट है, ये सब क्या है? ये सब फंक्शन है। इनका नाम पहले से मतलब डिफाइन है और इनका काम भी पहले से डिफाइन। कैसे? जैसे सम है तो ये टोटल करने का काम करेगा। सम का काम क्या होगा? ये जो है टोटल करने का काम करेगा। मैक्स जो है यहाँ पे क्या काम करेगा? मैक्सिमम मतलब एक प्रकार से सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्स जो सबसे बड़ी वैल्यू है सीरीज़ में उसको निकालेगा। जो मिन है वो सबसे छोटी वैल्यू निकालेगा। काउंट कंप्लीट नंबर को गिनकर बताएगा। एवरेज भी होता है जो कंप्लीट नंबर का एवरेज निकाल कर बताएगा। तो हमने बात करें फंक्शन की। फंक्शन मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब है प्री डिफाइन, यानी कि पहले से जिनकी डेफिनेशन एक्सेल में दे दी गई है। पर फार्मूला का मतलब होता है यूज़र डिफाइन। यूज़र डिफाइन का मतलब क्या होता है? यूज़र डिफाइन का मतलब होता है जिनकी डेफिनेशन यूज़र खुद अपनी ज़रूरत के अनुसार लिखता है। कैसे? अब दोनों का जो कॉमन चीज़ है वो इक्वल से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ मैं इक्वल लिख देता हूँ। जैसे इक्वल से ये शुरू हुआ, ठीक है, तो इक्वल से शुरू हो गई मतलब या तो फॉर्मूला आप यूज़ करो या तो फंक्शन, दोनों की शुरुआत किससे होगी? इक्वल के साइन से। पर यूज़र डिफाइन अगर हमारी मर्जी से हमको काम करना था, हमको फॉर्मूला यूज़ करना होता है। और यदि हमको पहले से जो डिफाइन एक्सेल में उसके अकॉर्डिंग अगर काम करना तो हमको फंक्शन दे दिए गए हैं। फंक्शन बहुत ही वैरायटी में, मतलब बहुत अधिक कैटेगरी में देखने को मिलते हैं फंक्शन एक्सेल के अंतर्गत। हम जो है यहाँ से सभी कैटेगरी को देखेंगे, परंतु उन कैटेगरी में से हम जो है जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन को ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि सभी फंक्शन को हम जो अनावश्यक देखेंगे वो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा और काम के नहीं होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी तो मैं आपको फंक्शन और फॉर्मूला कंप्लीट बताऊंगा, उसके बाद मैं हर एक फंक्शन और हर एक जो फॉर्मूले उससे रिलेटेड आगे एक एक प्रैक्टिस सीट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो भी आपके सामने आने वाली है। तो पहले तो देखिए, फॉर्मूला का मतलब समझे आप, दोनों ये भी इक्वल से शुरू होगा और फंक्शन भी इक्वल से शुरू होगा। ठीक है, दोनों के अंदर सेल एड्रेस भी आते हैं, परंतु फॉर्मूला में यूज़र डिफाइन होता है। कैसे? जैसे मान लो इक्वल लगाए हमने, अब मान लो, चलो मैं यहाँ कहीं लगा के बताता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हमने 25 लिखे, 20 लिखे और ये लिखे। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें हमको जोड़ना है और ये चीज़ें हमको यहाँ पे भी दे दी गई है। मान लो ये हमने यहाँ पे भी लिया है। अब दोनों के लिए फॉर्मूला और फंक्शन क्या होगा? देखिए, फॉर्मूला की शुरुआत होगी इक्वल से और यहाँ हम सिंपल लगाएंगे क्या? सेल एड्रेस निकालना आपको बनता होगा, मैंने पहले बता चुका हूँ। जो कॉलम है और रो से मिलकर क्या बनता है? सेल। और प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है जो कॉलम नंबर और रो नंबर से बनता है। तो बी में हम चले और 8 में, तो पहले वाला जो 25 उसका एड्रेस क्या हो जाएगा? B8। आपको दिखता होगा यहाँ, अगर मैं क्लिक करूँ तो B8 है यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने देखिए लिख दिया, B8 के बाद क्या लिखना है? B9 लिखना है। ठीक है, और B9 के बाद हमको क्या लिखना है? प्लस लगा के B10 लिखना है। अभी जो प्लस लगा रहा है वो हमारी मर्जी से लगा रहे हैं हम। ठीक है, ये पहले से डिफाइन है क्या? नहीं। चाहे तो हम वहाँ माइनस भी लगा सकते, चाहे तो वहाँ इंटू लगा सकते थे, डिवाइड लगा सकते थे, या फिर और कोई साइन को हम लगा सकते थे, जैसे कैलकुलेशन करना है, परसेंट निकालना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। तो ये मैनुअली हो रहा है, यानी कि यूज़र के द्वारा डिफाइन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है? फॉर्मूला। इसको हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ 75 आ गया। पर इसी काम को यहाँ करने के लिए एक दिया है सम, जिसका काम होता है टोटल नंबर को जोड़ना होता है, यानी कि जितने भी नंबर उसके अंदर दिए गए हैं उनको जोड़ना होता है। तो इसमें देखिए सी में हम C8 में, तो C8 हमने लिख दिए और C8 और लास्ट वाला सेल का एड्रेस लिखते हैं। बीच में लगाना है कॉलन। आप ध्यान से देखिए, कॉलन है, कॉलन मतलब होता है डबल डॉट, जो कॉलन डैश होता है ना उसको बोलते हैं कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन नहीं लगाना, कॉलन लगाना। अब हम लास्ट वाला देंगे यानी कि C10 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। हमने कोई भी चीज़ यहाँ नहीं दी है, प्लस करना है, माइनस करना, जो सारे काम करेगा वो फंक्शन करेगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन पहले से एक्सेल ने डिफाइन कर दिया है। तो यूज़र डिफाइन, देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा। तो अब दोनों जब काम सेम कर रहे हैं तो हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, कुछ चीज़ों के लिए फंक्शन पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं,
परंतु जो चीज़ के लिए फंक्शन पहले से डिफाइन है उनके लिए हम फार्मूला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम फार्मूला उन्हीं चीज़ के लिए यूज़ करेंगे जो फंक्शन में डिफाइन नहीं है। इसका मतलब है कि यूज़र को कभी कभी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि प्री डिफाइन फंक्शन वो काम नहीं कर पाते, तो वो जो है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फार्मूला को डिफाइन करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर, फंक्शन और फार्मूला में। चलिए हम जो है यहाँ पे एक एक करके सारे फंक्शन को हल करते हैं। और फार्मूला कहाँ यूज़ होने वाले है? फार्मूला आपको ज़रूरत के अनुसार, यानी कि जब हम सीट बनाएंगे ना, सीट आपको मैं सारी सीट कम से कम 10 सीट में बनाना बताऊंगा आपको। तो 10 सीट के जो वीडियो है अलग अलग आ जाएंगे और कंप्लीट एक सी मतलब एक वीडियो भी आपको मैं दे दूंगा। तो आपको जैसी मर्जी आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मैं फार्मूला और फंक्शन यहाँ समझा दिया आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा फार्मूला और फंक्शन। फंक्शन को एक एक करके हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो हम चल रहे हैं फार्मूला जो टैब है उसके अंदर। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ सबसे पहले दिया है इंसर्ट फंक्शन। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने वाले। इंसर्ट फंक्शन का मतलब क्या है? मान लो इनको हमको जोड़ना है, तो यहाँ इंसर्ट फंक्शन का एक डायलॉग बॉक्स आता है। देखिए ये ध्यान से देखिए। कभी कभी आपको एग्जाम में लिखने का जाता है, मान लीजिए आप कोई कोर्स कर रहे हो, तो उसमें आप जो है आपको बोला जाएगा ये फंक्शन को कैसे इंसर्ट करते हैं एक्सेल सीट में। तो आपको इंसर्ट फार्मूला स्टेप में जाना है, इंसर्ट फंक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कहाँ जाना है? डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, इसमें आपको फंक्शन की लिस्ट दिख रही है। देखिए अब कौन सा फंक्शन चाहिए यहाँ पे आपको। देखिए अब आप ये मत सोचिए कि इतने ही फंक्शन क्यों दिख रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन तो बहुत सारे हैं। तो फंक्शन इतने इसलिए दिख रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी रिसेंटली उपयोग किए वाले हैं। पर यदि हम यहाँ पे चलें, इसमें सेलेक्ट आ कैटेगरी, कैटेगरी में चलोगे तो देखिए ऑल में सभी फंक्शन आ गए। देखिए बहुत सारे फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑल के अलावा हम चलते हैं फाइनेंशियल में, तो फाइनेंशियल से रिलेटेड फंक्शन देखने को मिलेंगे। डेट एंड टाइम के फंक्शन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैथ्स और टिग्नोमेट्री के मिलेंगे। साथ ही आप स्टैटिस्टिकल के देख सकते हैं, ठीक है। लुकअप, रेफरेंस, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल, इन्फॉर्मेशन, इस सब प्रकार के जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए ध्यान से आप देखिए। चलिए मैं उदाहरण के तौर पे मोस्ट रिसेंटली में चलते हैं, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो हम सम चलते हैं। देखिए सम को हमने क्लिक करे और सम की डेफिनेशन भी दे रहा है, ऐड ऑल द नंबर इन आ रेंज ऑफ सेल। सेल की जो कंप्लीट रेंज होगी उसके सभी नंबर को ये जोड़ने का काम करेगा कौन? सम। और हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखने का तरीका क्या है? इक्वल लगाना ही है, ठीक है। अच्छा रुकिए, यहाँ पे हम खाली रहने देते हैं और इंसर्ट फंक्शन में चलते हैं और सम में चलते हैं। तो देखिए यहाँ सेल की रेंज बोल रहा है, मतलब आपको नंबर 1 नंबर 2 जो भी है आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उनने खुद ब खुद तो ले आया है। जैसे देखिए C8 से C11 तक, C8 मतलब देखिए यहाँ से C8 में और लास्ट वाली वैल्यू आपकी C11 में, और आप ओके कर सकते हैं। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा। देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन लग चुका है। आपको कुछ लिखना पड़ा क्या? नहीं। आप इस फंक्शन को देख सकते हैं फार्मूला बार में। ये चीज़ तो मैंने पहले बताया आपको कि फार्मूला बार वही दिखाएगा जो सेल में लिखा है। अब सेल में क्या लिखा है वो डिपेंड करता है। वैल्यू लिखी है फंक्शन, यदि ओनली वैल्यू लिखी है तो आपको वैल्यू बस दिखेगी, यदि खाली है तो खाली दिखेगा। पर यदि वैल्यू और फंक्शन दोनों है तो वो फंक्शन को दिखाएगा। फार्मूला है तो फार्मूला को भी दिखा सकता है फंक्शन के बदले में। तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि फार्मूला वार मतलब फंक्शन या फार्मूला को ही दिखाएगा। यदि फंक्शन या फार्मूला नहीं है तो वो वैल्यू को दिखाएगा, ठीक है। समझ गए आप? चलिए फंक्शन इंसर्ट करना आपको समझ में आया। ये तो मैनुअली हो गया, मतलब एक प्रकार से हम बोले यहाँ से गए हम और ये क्लिक करें तो फंक्शन ऐड हो जा रहा है। और इसकी शॉर्टकट की आप ध्यान से देखिए Shift+F3 है। क्या है? इंसर्ट फंक्शन की। ये कभी कभी पूछ लेता है। अब कुछ चीज़ें होती है जो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये रिसेंटली मतलब ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं। इनका उपयोग हम पहले भी यहाँ देखिए होम टैब में आप गए होंगे तो यहाँ पे मैंने आपको इसमें 5 ऑप्शन बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी इसका उपयोग करेंगे। पर ये जो है आपके देखिए ऑटो सम के अंतर्गत आ रहा है, पर यहाँ ये अलग अलग ग्रुप में मिलेंगे। जैसे कि रिसेंटली यूज़ में आपको ये मिल जाएंगे, अभी अभी हमने जो यूज़ करे हैं, दिख रहा है आपको। फाइनेंशियल में आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड मिल जाएंगे। लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, लुकअप एंड रेफरेंस है, मैथ्स और टिग्नोमेट्री है। उसके अलावा और देखिए आप स्टैटिस्टिकल है, इंजीनियरिंग है, क्यूब है, इन्फॉर्मेशन है, कंपैटिबिलिटी है, वेब है। अब इतनी सारी कैटेगरी दिख रही है, क्या सभी अब सभी पढ़ना है हमको? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको ध्यान में बस रखना है कौन कौन से प्रकार होते हैं। हमको यहाँ पे मुख्य इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो हम एक न्यू सीट ले लेते हैं नीचे चलकर। ये न्यू सीट मैंने लिया और यहाँ मैं कर लेता हूँ, यहाँ हेडिंग डाल लेंगे अपन, क्या? फंक्शन और फार्मूला। फंक्शन पढ़ रहे हैं हालांकि हम, तो यहाँ हम डाल लेते हैं सीरियल नंबर। क्या डाल लेते हैं? सीरियल नंबर। चलिए सीरियल नंबर पहले तो हम डाल लेते हैं कैटेगरी। क्या डाल लेते हैं? कैटेगरी। और एक
जो रो है उसको इंसर्ट कर देते। क्यों इंसर्ट कर देते? क्योंकि हमको यहाँ पे हेडिंग लिखना है। कैटेगरी के बाद हमको लिखना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कौन कौन से पढ़ना है, और यहाँ लिख लेते हैं हम फंक्शन के नेम। अब फंक्शन ऐसे नॉर्मल लिख लीजिए। उनकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन मैं बताते जाऊँगा, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे टास्क, मतलब इतने वाले भाग में हम क्या कर लेते हैं, होम टैब में गए, इसको मर्ज करें और यहाँ लिख लेते हैं हम वर्किंग। अब देखिए ये तो हो गया हमारा क्या, इसको अगर मैं हेडिंग बनाना चाहूँ तो हेडिंग भी बना सकता हूँ। थोड़ा सा मैं बोल्ड कर दूँ। ये सारे काम जो है आप मतलब अच्छे से करके देख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। तो सबसे पहली जो कैटेगरी देखने को मिली, पहले हम सीरियल नंबर लिख लेते। सीरियल नंबर हम यहाँ पे 1 से लेकर आगे तक चल लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो आपके बेसिक जो फंक्शन है वो देखने को मिलेंगे। बेसिक फंक्शन मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए यहाँ पे मैं इसका नाम बेसिक लिख देता हूँ और इसमें हम जो है अलाइनमेंट इसका सेंटर कर देते हैं। चलिए बेसिक फंक्शन में आप सबसे पहले देखिए, पहले नंबर का जो फंक्शन आता है सम आता है, फिर आता है काउंट आता है, फिर आता है एवरेज, उसके बाद आता है मैक्स और फिर मिन। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए बेसिक फंक्शन में ऑटो सम के अंतर्गत सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये पांचों आ गए। अब इन पांचों का काम क्या है? सम का मतलब होता है टोटल निकालना, काउंट का मतलब होता है ये काउंट यानी गिनने का काम करेगा, कंप्लीट सेल ऑफ रेंज जो होगी उसमें कंप्लीट नंबर कितने लिखे हो उसको गिनेगा, और ये जो है एवरेज निकालने का काम करेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू, रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू है ना, और ये जो है मिनिमम वैल्यू। तो सम बस का जो नाम है बदल रहा है, बाकी सब जो है अपने मीनिंग के अनुसार काम कर रहे हैं। मान लो हम यहाँ लिख देते हैं 26, यहाँ लिख देते हैं 25, ये लिख दिए हमने, ठीक है। ठीक ये लिखे। अब देखिए हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 वैल्यू लिखी हो, 6 वैल्यू को हमको टोटल चाहिए ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे, तो हम इक्वल लगाएंगे और क्या लगाएंगे, सम। सम हमने जैसे लगाए तो आप ध्यान से देखिए, सम लगाए हैं तो ब्रैकेट हमको स्टार्ट करना होता है, इक्वल साइन लगाना ही पड़ेगा। सम जो फंक्शन है वो भी लगाना पड़ेगा जो नाम दिया है। अब यहाँ सेल दिया है, देखो सेल का एड्रेस ई वाले कॉलम में है हम और 3, तो E3 हम पहले सेल का एड्रेस लिखेंगे E3। अब सीधे हमको लास्ट सेल का एड्रेस लिखना पड़ता है J3, तो यहाँ कॉलन लगाना है और आपको लिखना है J3, ठीक है। ये देखिए जैसे आपने इक्वल लगाए, सम लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट करके E3 यानी कि पहला कॉलम लिखे और लास्ट में लिखे J3, तो कॉलन लगाना है, J3 लिखना है और फिर ब्रैकेट बंद करना है। तो जैसे आपने लगाया हो जो सेल एड्रेस यहाँ लिखे हो, अगर उसके अनुसार यहाँ सिलेक्शन पॉइंट आ जाता है इसका मतलब आपने सही लिखे हो, और जब आपने सही लिखे तो आप क्या करोगे, एंटर। सम सम मतलब होता है कंप्लीट सेल जो रेंज है उसका टोटल निकालने का काम करेगा सम। फिर से देखिए इक्वल लगाए, सम लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करें, पहले सेल का एड्रेस, सेल एड्रेस आई होप आपको बनता होगा कैसे निकालते हैं, E3, फिर लास्ट में है क्या, J3, तो बीच में कॉलन लगा के दोनों को लिखना है और ब्रैकेट बंद करके आपको एंटर करना है, टोटल नंबर आ जाए मतलब कंप्लीट ऐड हो जाएगा टोटल। अब यही चीज़ का हमको नीचे चाहिए, यहाँ मैं कंप्लीट क्या लिख देता हूँ, यहाँ ये सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख देता हूँ। तो यहाँ देखिए अभी तो इनने जोड़ कर बताया है टोटल करके, अभी हम चाह रहे हैं कि ये कितने सेल में डाटा लिखा है उनको काउंट करके बताए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको काउंट लिखना है और मेथड वही है, पहले सेल का एड्रेस यानी कि हम कहाँ पे अभी ई, देखिए सेल का एड्रेस बदल चुका है, ई वाले कॉलम में तो है पर E4 में पहुँच गए, देखिए काउंट कहाँ लिखा, E4 में, और लास्ट में J4 है, दिख रहा है। तो आपको लगाना है E4, कॉलन लगाना है और फिर लिखना है J4, ये आपने लिखे और आपको एंटर करना है। एंटर करें तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 6, और टोटल नंबर जो रेंज है उसकी टोटल जो आ रही है 153। तो यहाँ ये काउंट जो है नंबर ऑफ सेल को गिनने का काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एवरेज, तो एवरेज मतलब औसत निकालेगा ना। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ एवरेज, AVERAG, इस प्रकार से आपको स्पेलिंग सही लिखना, नीचे भी आ जाती है आपको इंडिकेशन के लिए। और आपको करना क्या है, पहला सेल का एड्रेस आप ई वाले कॉलम में तो है, यहाँ पे हम 5 में चलना, देखिए 5 में आ गए नेक्स्ट में, तो आपको लिखना E5 और कॉलन लगाना है और फिर लिखना J5। तो जो चीज़ें हम किस में लिख रहे थे, सम में, बस नाम आपका चेंज हो रहा है एवरेज और जो आउटपुट है वो बदल रहा है। आप ध्यान से देखिए ये जो है ज़्यादा कम वैल्यू है, सबका एवरेज जो आ गया है 25.5 आ गया है। अभी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आपने ध्यान से देखो, देखिए इस प्रकार से भी आ जाता है, मतलब जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो संख्या है ज़्यादा हो जाती है,
तो आप यहाँ चलना है आपको नंबर वाले सेक्शन में, होम में, और ये देखिए यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पॉइंट, इस प्रकार से आप घटा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप एक रहने दे, स्टैंडर्ड होता है 2 रहने देना। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्स। मैक्स का मतलब क्या होता है? मैक्स का मतलब होता है बड़ी संख्या निकालना। इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? अभी देखो 2 बड़ी संख्या है, अगर हम मान लो यहाँ बड़ी संख्या 29 कर देते हैं तो हमारी बड़ी संख्या निकल कर आती कि नहीं देखते हैं। तो ओनली आपको मैक्स लगाना है। सेल एड्रेस सेम एस आपको सम जैसे निकाले थे हमने वैसे लगाना है। तो ई कौन सा है? E6। E6 से लेकर J6, इस प्रकार से हमको क्या करना है? एंटर करना है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? 29 सबसे बड़ी है। मान लो मैं किसी सेल में जाकर 30 कर देता हूँ तो देखिए आउटपुट बदल रहा है। अब हमने ये चीज़ भी देखें, सम अगर हमने कर दी एक बार तो एक बार हम फिर से वैल्यू बदलते हैं। जैसे मान लो हम 35 कर दें तो देखिए यहाँ वैल्यू चेंज हो रही। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम सेल की संख्या बढ़ाएंगे तो ही काउंट चेंज होगा। ठीक है, एवरेज में हम अगर कोई संख्या बढ़ाते हैं, जैसे हम लग देते 62, तो यहाँ एवरेज कितना आ गया? 31.8 आ गया। यदि हम यहाँ पर रख देते 35 तो देखिए 35 मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इसी प्रकार यहाँ सबसे छोटी वैल्यू निकलेगी, तो आपको सिर्फ लगाना है मिन, MIN। ठीक है, MIN लगाना है और आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। और कौन सा सेल है? E7 है। देखिए E7 है, E7 से लेकर J7, इस प्रकार से आपने ब्रैकेट को बंद करे। तो देखिए आप ध्यान से देखिए 24 आ गया। मान लो 24 के बदले में और कुछ हो सकता, तो जैसे मान लो यहाँ मैं 20 लिख देता हूँ तो देखिए सबसे छोटी संख्या 20 है। तो कंप्लीट सेल रेंज है, उसमें से सबसे छोटी संख्या को निकाल कर दिखाएगा कौन? मिन। कंप्लीट सेल रेंज में से सबसे बड़ी संख्या को निकाल कर दिखाएगा मैक्स। कंप्लीट सेल रेंज में से एवरेज निकाल कर दिखाएगा। कंप्लीट सेल रेंज में जो सेल की संख्या उसको गिनकर बताएगा काउंट। सम जो है कंप्लीट सेल रेंज को जोड़कर बताएगा, मतलब जो नंबर्स लिखे उनका। आई होप आपको बेसिक फंक्शन समझ में आए होंगे। ठीक है, बेसिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए इनको मैं थोड़ा ऑटो फिट कर दूं। तो ऑटो फिट करना तो आपसे बनता ही होगा। देखिए इस प्रकार से ऑटो फिट थोड़ा सा इस प्रकार से थोड़ा दूर कर देते हैं। ठीक है, A4 में आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कुछ फंक्शन और होते हैं जो कि आपको देखने चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या देखते हैं? लॉजिकल फंक्शन देखते हैं। अब हम जो नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में आप देखेंगे छठवा, मतलब 6, 7, 8, 9। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है 4-5 फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो इफ़ देखेंगे, फिर देखेंगे एंड, फिर देखेंगे और फिर देखेंगे, अच्छा यहाँ पे नीचे हम देखेंगे नॉट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है लॉजिकल वाले। ठीक, तो इफ़ करता क्या है? इफ़ मतलब होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। एंड जो है, एंड मतलब सभी कंडीशन, ऑल कंडीशन यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। ठीक है, जबकि इफ़ में कोई एक कंडीशन ट्रू है तो काम कर ले। और में भी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, परंतु ओनली 1 कंडीशन अगर सही है तो वो काम कर लेगा। और ये जो है अपोजिट काम करता है, मतलब जो नॉट है, सिंपल सी बात है, नेगेटिव वैल्यू ये निकाल कर दिखाएगा। सिंपल सी बात है, आप किसी चीज़ के पहले नहीं लगा दोगे तो जो आंसर सही होना है वो गलत होगा, और जो आंसर गलत होना है वो सही होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही नहीं लगा दिया गया है। तो चलिए चारों फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी एज है, एज कितनी है? 18। ठीक है, अब एज हो गई 18। अब 18 है तो वो वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता, ये हमको चेक करना। मान लो यहाँ पे 17 भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे 19 भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे 50 हो सकता है। ये सेल की वैल्यू बदल सकती है, परंतु हमको फंक्शन लगाना इस सेल की एड्रेस पर। कौन सा है ये? F9 है। देखो ध्यान से, F वाले कॉलम में चले और 9 वाली रो में हम चले तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? F9। हम लगाते हैं यहाँ पे सिर्फ इफ़। इफ़ का मतलब होता है यदि। अब ब्रैकेट स्टार्ट हो गई होगा, इक्वल का साइन भी लगेगा, ब्रैकेट मतलब फंक्शन का नाम भी आएगा और ब्रैकेट भी स्टार्ट होगा। अब आप नीचे ध्यान से देखिए, नीचे आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब इस सेल एड्रेस में जो लिखा है उसको आपको टेस्ट करना है, फिर कॉमा लगा कर आपको ट्रू वैल्यू देना है। अगर वो सही है तो ट्रू वैल्यू आ जाएगी, यदि वो कंडीशन आपकी गलत है, यानी कि लॉजिकल टेस्ट में जो दी वो कंडीशन गलत है, तो फॉल्स वैल्यू, यानी कि हाँ या ना। जैसे आपको घर से आप निकलते हैं तो आपको शर्त लगा भेजते हैं कि अगर आप ट्यूशन जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, या फिर आप कॉलेज जा रहे हो तो आप सीधे से कॉलेज जाओगे और पढ़कर वापस आओगे
तो आपको नेक्स्ट डे जाने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं जाने दिया जाएगा। इसका मतलब है लॉजिकल टेस्ट आपका सही है तो ट्रू वैल्यू, नहीं तो गलत वैल्यू। तो आप अपने अनुसार भी शर्त लगा के देखिए। जैसे मान लीजिए आपने खाना खाए हो तो एनर्जी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि एक जो इफ़ है उसी प्रकार काम करता है। तो हमको सेल एड्रेस ध्यान रखना है। सेल एड्रेस कौन सा है? इफ़ कौन सा? ये वाला F9। तो F9 बड़ा क्यों लगा रहा है बड़ा? क्योंकि 18 हम कंडीशन लगा रहा है, तो 18 से बड़ा भी रहेगा तो बोर्ड दे सकता है, और 18 के बराबर भी है तो बोर्ड दे सकता है। कौन सा? ये सेल। इस सेल में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अभी 50 है, हमको फ़र्क नहीं पड़ता कितनी है, पर हमको ध्यान रखना है कि बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? 18 के। जो F9 सेल है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? 18 के। अगर ये कंडीशन आपकी सही हो जाती है, मतलब बड़ा है या बराबर है, तो सिंपल सी बात है, कॉमा लगाएंगे और नीचे हमको देखिए यहाँ दिख रहा वैल्यू इफ़ ट्रू। तो अभी हमको मैनुअली प्रिंट करना, मतलब हमारी मर्जी से प्रिंट करना है। हमारी मर्जी से प्रिंट करना था, हम लगाएंगे डबल कोट। इसका मतलब है हम कोई भी स्ट्रिंग को अगर लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं डबल कोट के अंदर। तो हम लिख देते हैं यू कैन बोट। ठीक है, ध्यान से देखिए F9 इसका मतलब ये वाला सेल, ये देखिए F9 अगर बड़ा है, यानी बड़ा का निशान बड़ा है या बराबर है किसके? 18 के। तो अभी बड़ा है तो यू कैन बोट जो है ट्रू है, तो मतलब यू कैन बोट जो है प्रिंट हो जाना चाहिए। पर यदि ये 17 भी हो सकता है तो इसके लिए गलत कंडीशन हम लगाएंगे ना। तो देखिए अगर ये कंडीशन सही है तो यू कैन बोट मतलब ट्रू वैल्यू, और अगर कंडीशन गलत है तो वैल्यू इफ़ फॉल्स, मतलब डबल कोट में अभी भी देना है कॉमा लगा के यू कांट बोट। क्या लिखना है? यू कांट बोट, मतलब बोट नहीं डाल सकते। अब दोनों कंडीशन हो गई। इसका मतलब देखिए हमारा फंक्शन का नाम इक्वल का साइन हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, लॉजिकल टेस्ट भी हो गया। कॉमा लगाए, ट्रू वैल्यू हमने लिख दिए। तो फंक्शन मतलब जो ट्रू वैल्यू है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को लिखने के लिए डबल कोट यूज़ करते हैं। दूसरी स्ट्रिंग को लिखने के लिए बीच में कॉमा लगाते हैं और डबल कोट उसमें भी लिखना पड़ता है। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दो और आप करना है एंटर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको एज जो है 50 है अभी, तो 50 है तो यू कैन वोट। और यदि हम कर देते हैं 100 तो 100 भी तो हो सकती है किसी की, तो भी वोट डाल सकता है। 20 है तो भी वोट डाल सकता है। पर 18 है, यहाँ पे वोट डाल दिए यहाँ, परंतु हम 17 डालेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जा रहा है यू कांट वोट, क्योंकि हमने दिए थे यदि F9 बड़ा है या बराबर है किसके? 18 के, तो ट्रू वैल्यू में आना चाहिए यू कैन वोट। और यदि वो बड़ा या बराबर नहीं है तो क्या आना चाहिए? यू कांट वोट। तो अभी बड़ा बराबर है क्या? नहीं। तो नेक्स्ट आंसर आ रहा है फॉल्स वाला, यू कांट वोट। तो आप समझ गए यहाँ पे इफ़ का मतलब क्या है? इफ़ मतलब होता है शर्त के अनुसार, यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। मतलब वही बात होती है कि मेहनत करोगे तो आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। सिंपल सी बात है। आप जो है वैसे जो घूम रहे हो आप आज मतलब जो आपकी आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हो, तो वैसी ज़िंदगी आपको बाद में नहीं मिलना। तो या तो पहले आप जो है थोड़े से मेहनत कर लीजिए तो आपको बाद में आरामदायक ज़िंदगी मिल जाएगी, नहीं तो पहले आप आरामदायक ज़िंदगी चाह रहे हो तो आपको बाद में दुख झेलना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन हम देख सकते हैं रियल लाइफ में भी जो लगती है, वो हम एक्सेल में कंडीशन किससे लगाते हैं? इफ़ से। अब बात करते हैं एंड की। एंड का मतलब क्या है? एंड मतलब मान लीजिए आपके सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब भाई कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। आप कोई क्लास में पढ़ रहे हो, उस क्लास में आपको जैसे मान लीजिए 40 नंबर मिले हैं, है ना? 40 नंबर मिले मतलब एक सब्जेक्ट में, एक में 50 मिले, एक में 60 मिले और एक में 70 मिले। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, 4 सब्जेक्ट आपके, चारों में आपको 40, 50, 60, 70 ये नंबर आपको मिले। एक हम निश्चित पैमाना माप लेते हैं कि सभी सेल के जो रेंज है, मतलब सभी सेल की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 35 या 33 के ऊपर होना चाहिए। तो क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है एंड मतलब समझते हैं आप हिंदी में और होता है, इसका मतलब सभी एक साथ। और इसके विपरीत अगर और बोले मतलब इसका मतलब होता है अथवा। इसका मतलब है कि 4 कंडीशन दिए, 4 में से कोई एक भी अगर है तो भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत है, हालांकि लगाने का तरीका दोनों का एक सा है। तो हम इक्वल लगाते हैं और क्या लगाएंगे? एंड। एंड हम जैसे लगाएं, अच्छा फंक्शन स्मॉल और कैपिटल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, ज़्यादा अंतर के अंतर होता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक कैपिटल कर लेता है, तो इसमें आपको ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है। ठीक है, एंड जैसे लगाया तो लॉजिकल टेस्ट देना है, जैसे हमने इफ़ में दिए थे ना। चलिए यहाँ पे मैं इफ़ को समझाता हूँ फिर से। इफ़ में हमने क्या दिए थे? देखिए दिए थे, ये दिए थे कि नहीं?
तो ये चीज़ें आपको एंड में भी देना है, ये जो लॉजिकल टेस्ट दिए हैं ये एंड में भी देना है। बस कंडीशन मतलब अंतर क्या हो जाता है कि जो आपने ट्रू और फॉल्स वैल्यू दी है यहाँ पर वो एंड में नहीं आएगी ना ही और में आएगी, ये ध्यान रखना आपको। सिर्फ आपको क्या लगाना है, ये कंडीशन। कंडीशन आपको मल्टीपल लगाना है, ये ध्यान रखना। कैसे, 1 2 3 4 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती हैं। तो आप ये कंडीशन बस लगाओगे कॉमा लगा लगा, उसी को बोला जा रहा है लॉजिकल टेस्ट। और इफ़ की जगह में एंड लगाओगे, बस इतना सा अंतर है। तो आपको लगाना क्या है, इक्वल। चलो मैं यहाँ बड़ा करके बताता हूँ। इक्वल लगाए, एंड लिखना ही है और ब्रैकेट स्टार्ट करना ही है। अब सेल एड्रेस देख लीजिए आप, ई कौन से वाले कॉलम में, हम ई कॉलम में है और 10, देखिए यहाँ पे 10 में आ गए। तो E10 हमको लिखना है। E10 बड़ा है या बराबर किसके, 33 के। तो सही बात है, मतलब इसमें भी 33 के बराबर है या बड़ा है, तो क्या होना चाहिए, वो कंडीशन में शामिल हो जाए कि भाई अगर बड़ा है बराबर है तो कंडीशन ट्रू। परंतु हमको एक में संतुष्ट नहीं होना, हमको इसमें भी लगाना, हमको इसमें भी और इसमें भी। कॉमा लगाइए। नेक्स्ट क्या है, F10। देखिए नेक्स्ट जो सेल है F10 है। F10 ये भी बड़ा है बराबर किसके, 33 के। फिर कॉमा लगा के F के बाद क्या जाएगा, G10। तो G10 भी क्या है, बड़ा है बराबर किसके, 33 के। फिर उसके बाद एक और है कौन सा, देखिए H10 है, 70 किस में लिखा, H10। तो H10 भी क्या होना चाहिए, H10 भी बड़ा है बराबर किसके, 33 के। अब आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू दे नहीं दे रहा है यहाँ पे, देखिए सिर्फ लॉजिकल टेस्ट दे रहा है। नीचे आप चलोगे तो लॉजिकल टेस्ट बस दे रहा है। तो आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू लिखने की ज़रूरत है कि एंड में, बिल्कुल भी नहीं, ना ही और में भी आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो है लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको इक्वल लगाना है, एंड लगाना है। और जितने लॉजिकल टेस्ट देना चाहे दे सकते हैं। कैसे, पहले सेल को हमने मतलब जो है कंडीशन में रख दी कि 33 के बराबर या बड़ा होना चाहिए, फिर 33 के बराबर या बड़ा होना चाहिए। ये नेक्स्ट जो सेल है वो भी 33 के बराबर या बड़ा होना चाहिए, और लास्ट जो है वो भी उस प्रकार। तो सभी में हमने एक कंडीशन लगाया, अगर सभी में सही है, देखिए एंड मतलब ऑल कंडीशन, मतलब जो सभी सेल के रेंज है वो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे। चलिए फिर से लगाते हैं, यहाँ जो हो गया है मिस हो गया थोड़ा सा यहाँ क्लिक करने में, फिर से हम लगा देते फटाफट। E10 बड़ा है बराबर किसके, 33 के। फिर उसके बाद है F10 बड़ा है बराबर किसके, 33 के। G10 भी जो है आपका बड़ा है बराबर किसके, 33 के। और H10 जो है बड़ा है या बराबर किसके, 33 के। सभी हमारी कंडीशन लग चुकी है, और जब हम एंटर करेंगे तो आप ध्यान से देखिए ट्रू और फॉल्स खुद ब खुद आया है। मतलब यहाँ सिर्फ हमको लॉजिकल टेस्ट देना है। यदि सभी कंडीशन सही हैं, मतलब सभी में देखिए आप ध्यान से 33 के ऊपर है कि नहीं, तो 33 के ऊपर है तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। किसी एक में 33 से नीचे कर दो, जैसे 32 कर देते तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये, जैसे आप एग्ज़ाम में आप जब रिज़ल्ट आपका आता है, किसी एक सब्जेक्ट में आपको 80 की 80 या बैकलॉग आ जाता है तो आपका रिज़ल्ट फेल हो जाता है। तो ये जो एंड है आपका मार्कशीट में काम आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। इसी को हम जो है क्या कर लेते हैं, और में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो यहाँ हम जो है क्या लगाते हैं, और। तो आपका देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सारी चीज़ें मैंने वैसे की वैसे लिख दिया हूँ। देखिए E11 वाले में आ गए हम, देखिए 10 से। E11 33 से बड़ा होना चाहिए बराबर, फिर F11 G11 और H11। तो ये सब में हमने कंडीशन लगाया, और सिर्फ एंड की जगह क्या हो गया, और। ट्रू और फॉल्स इसमें भी देगा, पर यहाँ देखिए आपको ट्रू दे रहा है जबकि 32 है। अब यहाँ हम 32 इसमें भी कर देते हैं, 32 इसमें भी कर देते हैं, तब भी ट्रू दे रहा है। इसका मतलब है कि इनमें से चार में से कोई एक कंडीशन अगर 33 से बड़ी है या बराबर है तो ट्रू आना चाहिए, यदि कोई भी नहीं है तो क्या जाना चाहिए, फॉल्स। तो आप समझ गए होंगे और एंड में क्या अंतर है। एंड मतलब होता है जितनी कंडीशन हमने लगाया है सभी के लिए अगर सही है तो ही ट्रू आएगा। जैसे हमने यहाँ लिख देते हैं 35। तो अब देखिए सभी कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो आंसर है ट्रू आ गया। और मैं किसी एक कंडीशन को अगर ट्रू कर देते हैं तो आंसर ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स। हम यहाँ कर देते हैं 36, देखिए ट्रू आ गया, जबकि 3 में गलत है। दोनों में अंतर समझ में आया। अब एंड लगाते हैं। एंड हम लगाते हैं तो एंड के लिए क्या लगाएंगे, ये जो है नेगेटिव वैल्यू लौटाता है। मान लो 18 है, ठीक है, और हमने लगाया नॉट। और नॉट में भी आपको कुछ नहीं, लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट में ये क्या है, E12 बड़ा है बराबर किसके, 18 के, और ब्रैकेट बंद कर दो। तो आप ध्यान से देखिए, जबकि 18 क्या है, बड़ा है, मतलब बड़ा तो नहीं है, बराबर है किसके, 18 के। मतलब जो सेल है E12 वो अभी क्या है, 18 के बराबर है।
या बड़ा भी हो सकता है। मान लो यहाँ 25 कर दें तो अभी बड़ा है और बराबर भी हो सकता था अभी, तो अब तब ये आंसर दे रहा है फॉल्स। इसका मतलब आंसर आना था ट्रू, पर अब आंसर आ रहा है फॉल्स। अब हम कर देते हैं 15। नहीं है, मतलब पहले ही बोल दिया गया है नहीं है E12 बड़ा या बराबर किसके, 18 के, तो सिंपल सी बात नहीं है, इसलिए तो ट्रू आ रहा। अब बोल रहा है नहीं है ये सेल बड़ा या बराबर किसके, 18 के, पर ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो है, जबकि नहीं बोल दिया तो इसलिए आ रहा फॉल्स। तो इसका मतलब सही को गलत और गलत को सही, क्योंकि पहले ही नहीं लगा दिया है नॉट, इसलिए जो कंडीशन पर रखा जाएगा उसका रिवर्स आंसर आएगा, उल्टा। तो समझ गए होंगे आप, नॉट, इफ़, एंड और नॉट। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक दो और फंक्शन है जो कि आपको देखिए यहाँ पे क्या काम आएंगे, लॉजिकल टेस्ट में काम आएंगे। लॉजिकल मतलब एक प्रकार से लॉजिकल फंक्शन में काम आएंगे। तो हम 10वां नंबर डाल देते हैं और 11वां नंबर डाल देते हैं। ठीक है। तो ये जो है आप देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, सम और सम इफ़। अब सम इफ़ में आपको बताऊँगा सीड बनाते समय, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। एक और है काउंट इफ़, इसका उपयोग भी मैं बताऊंगा आपको सीट बनाते समय। ठीक है। इसके अलावा एक और आता है एवरेज इफ, मतलब जितने भी आपने नॉर्मल फंक्शन पढ़े हैं उसके साथ में हर एक के साथ में इफ़ लगेगा। तो इनका उपयोग आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। देखिए कैसे, सम का काम होता है जोड़ना, पर यदि इफ़ के साथ सम आ गया यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग जोड़ना। काउंट का काम होता है गिनना, आपने देखे, परंतु यहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग गिनेगा। एवरेज का काम होता है औसत निकालना, पर ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसको एवरेज निकालेगा। चाहे तो आप मैक्स इफ़ भी कर सकते हैं, या फिर एक और फंक्शन है जिसका नाम है मिन इफ़। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ तो हम सीट में देखेंगे, आप इनका उपयोग करके देख सकते हैं पांचों का। कैसे? पांचों का उपयोग आपसे बनने लगा अभी मैंने बताया, और इफ़ का उपयोग भी मैंने बता दिया। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से देखिए 5 फंक्शन हमारे और निकल कर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे इनका नाम दे देते हैं क्या, लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल फंक्शन हो गए। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ से सेक्शन अलग कर देता हूँ मैं। सेक्शन अलग इसलिए क्योंकि आपको सेपरेट समझ में आते रहेगा कि हमने कौन कौन से फंक्शन को पढ़ लिया। चलिए एक सेल छोड़ते हैं। अब हमारे नेक्स्ट जो फंक्शन आते हैं वो आते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन हमको पढ़ना है, और टेक्स्ट में हम देखिए यहाँ पे 15, 16, मतलब हम जो है आगे सीरीज़ खींच देते हैं और ये आगे चले जाएंगे आपके कहाँ तक, जहाँ तक आपको ले जाना। ठीक है, 8-10 फंक्शन रहते हैं टेक्स्ट के। चलिए पहला जो फंक्शन है इसका कोड, फिर है केयर, एक होता है अपर, एक होता है लोअर, एक होता है लेफ़्ट, एक होता है राइट, और एक होता है कॉनकेटिनेट, और एक होता है एलियन। एलियन का मतलब होता है लेंथ निकालना। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं, और इनको हम जो है, ये हमारे लगभग 8 फंक्शन है, कौन से, टेक्स्ट टाइप के। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कोड। अब कोड क्या करेगा, आप ध्यान से देखिए। जब हम कोई मतलब मान लीजिए अल्फ़ाबेट है, ए लिखते हैं या फिर कैपिटल ए, तो इसका एक आस्की कोड होता है। आस्की कोड का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड कोड होता है। आस्की कोड के बारे में बता चुका हूँ, कंप्लीट वीडियो आप देख लेना। ठीक है, चैनल पे आपको मिल जाएगा। आस्की कोड क्या होता है, तो इसका एक कोड होता है जिसे हम आस्की कोड बोलते हैं, और इसका एक आस्की कोड होता है। तो वो कोड को निकालने के लिए इस कोड फंक्शन की यूज़ करते हैं। मतलब जैसे अगर कहीं कैरेक्टर लिखा है इस प्रकार के अल्फ़ाबेट, तो इस अल्फ़ाबेट का क्या आस्की कोड होगा, उसको निकालने के लिए कोड फंक्शन होता है। ठीक है, के आर का क्या होता है, अगर यहाँ कोई कोड लिखा है, मान लो कुछ भी हमने नंबर लिख दी, उसका अल्फ़ाबेट निकालना, जैसे ये लिखा है तो हमको के आर निकालना पड़ता है। कोई चीज़ें अपर लोअर केस में लिखी तो उसको अपर केस में बदलेगा जो अपर है, लोअर केस में बदलेगा जो लोअर है। लेफ़्ट यानी कि लेफ़्ट से कुछ संख्या निकाल कर देगा कोई शब्द की, राइट में से कुछ शब्द निकाल कर देगा, मतलब कुछ कैरेक्टर की संख्या। कॉनकैटिनेट दोनों को जोड़ने का काम करेगा, यानी कि 2 से अधिक सेल जितने भी है उन सेल के कैरेक्टर्स या फिर जो वर्ड है उनको जोड़ेगा। लेन, ये लेंथ निकालने का काम करेगा। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं ए, और ए का हम निकालते हैं कोड। तो इक्वल लगाना है और CODE कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करके आपको देखिए अंदर लिखा टेक्स्ट, चाहे तो आप डायरेक्ट ए लिख सकते हैं यहाँ पे, परंतु हम ए ना लिख कर क्या देंगे, सेल का एड्रेस। तो सेल का एड्रेस आप ध्यान से देखिए ई वाले कॉलम में है और 19 में है, तो हम दे देंगे E19, और ब्रैकेट बंद करना। ये जो अंदर दे रहे हैं वो आर्गूमेंट कहलाते हैं।
कुछ फंक्शन जो होते हैं बिना आर्गूमेंट के जाते हैं, पर ज़्यादातर फंक्शन को आपको आर्गूमेंट देना ही होता है। जो आर्गूमेंट होते हैं वो सेल एड्रेस के रूप में दिए जाते हैं, जैसे कि हमने E19 दिया है। ठीक है, एंटर करें। ध्यान से देखिए, कैपिटल ए का जो आस्की कोड है वो 65 है। मान लो यहाँ मैं कोई और कैरेक्टर लिखता हूँ एच, तो देखिए एच का जो है 72। तो इसका मतलब आप समझे कैपिटल ए का जो है वो कंप्लीट 65 से शुरू होता है। हालांकि और अन्य भी होते हैं जो कि आस्की कोड के रूप में देखने को मिलते हैं, परंतु कैपिटल ए से 65 26 कैरेक्टर तक ये चलेंगे। पर यदि ए हम टाइप करते हैं स्मॉल, तो ए जो स्मॉल है वो कहाँ से चालू होते हैं 97 से, 97 से आगे तक चलेंगे। ठीक है, बीच में कोई सिंबल वगैरह कुछ लिखते हैं। देखिए ये आपने लिखे क्या, आपने लिखे ग्रेटर देन, तो आपका 62 आ गया। यदि आप लिखते हैं लेस देन तो आपका 60 आ गया। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन मार्क लगाते 63 आ गया। यदि आप स्लैश लगाते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ और। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ @ मतलब एंड का निशान, तो एंड का निशान में 38। तो इसका मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट लिखिए आप, उसका कोड निकालने का काम करेगा ये कोड वाला फंक्शन। तो आप देखिए कोड में करना क्या, कुछ नहीं करना, सेल एड्रेस लिख दीजिए कोड लगाकर। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 85 मैंने लिखा, इसका कैरेक्टर निकालना है तो किस फंक्शन से निकालेंगे, केयर फंक्शन से। यहाँ हम लगाते हैं इक्वल और यहाँ लगाते हैं केयर और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। और आपको सेल एड्रेस लिखना है ये वाला, चाहे तो आप नंबर भी लिख सकते हैं पर आपको लिखना है सेल एड्रेस। तो E20 इसका सेल का एड्रेस क्या है, E20 आर्गूमेंट के रूप में हमने दे दिया, एंटर कर दिए। तो 85 का मतलब होता है कैपिटल U, समझ गए। यदि मान लो हम चेंज करते हैं 86 कर देते हैं या फिर 90 कर देते हैं, तो देखिए आपको 90 तक जेड मिलते हैं। 92 में आपको क्या देखने को मिलता है, स्लैश। 91 में आपको ये देखिए बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट 93 में आपको लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। 94 में ये देखिए कैरेट का निशान। 95 में आपको जो अंडर स्कोर है, ठीक है। 96 में आपको देखिए जो हलंत है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए 65 कर देंगे तो ये देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी कैरेक्टर को कोड में बदलने के लिए कोड वाला फंक्शन, और किसी भी नंबर को कोड में बदलने मतलब किसी भी नंबर को जो है कैरेक्टर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, केयर वाला जो फंक्शन है वो लगाते हैं। अब बात करते हैं अपर की। अपर मतलब होता है, हम नॉर्मली लिख देते हैं क्या, कंप्यूटर, ये लिख दिए। अब कंप्यूटर लिखे हैं तो ये कैसा लिखा, लोअर केस में, यानी कि स्मॉल लेटर में। हम चाहते हैं इसको कैपिटल लेटर में बदलें, तो कुछ नहीं करना, आपको इक्वल लगाना है और लिखना अपर। अपर लगा के आप ब्रैकेट स्टार्ट करना है और देखिए नीचे टेक्स्ट लिखा है। तो टेक्स्ट में आप इस सेल का एड्रेस देंगे, तो कौन सा है, E21। कभी भी आपको अंदर आर्गूमेंट में सेल का एड्रेस ही देना है, ध्यान रखना आपको। आप ध्यान से देखिए, स्मॉल को कैपिटल में कर दिया, पर यदि यहाँ लिखा है कैपिटल, मान लो यहाँ लिखा है कैपिटल लिखा है, और इस कैपिटल को मैं बदलना चाहता हूँ किस में, स्मॉल में, तो मैं यहाँ लगा दूंगा क्या, लोअर केस। लोअर मतलब लोअर केस, और सेल का एड्रेस कौन सा है, E22। नेक्स्ट जो सेल एड्रेस है E22। ध्यान से देखिए, कैपिटल को स्मॉल को कैपिटल में बदलेगा अपर, और कैपिटल को स्मॉल में बदलेगा लोअर। अब निकालना है लेफ़्ट। तो लेफ़्ट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, ये लिख दिया मैंने कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर को मैं चाहता हूँ क्या, इसमें से लेफ़्ट मतलब ये वाला भाग हो गया, राइट मतलब ये वाला भाग हो गया। लेफ़्ट से कुछ कैरेक्टर को निकाल कर यहाँ लाना चाहता हूँ, और नीचे राइट से कुछ कैरेक्टर को निकाल कर यहाँ लाना चाहता हूँ। तो इसमें लेफ़्ट के कितने कैरेक्टर लाना है वो हम देखते हैं। तो LEFT आपको लिखना है और ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब नीचे आपको दो आर्गूमेंट देना है, टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो टेक्स्ट तो आप इस सेल का एड्रेस दे देंगे, कौन सा, आप दे देंगे D23, दे दिए, ये सेल एड्रेस सेलेक्ट हो गया। कॉमा लगा के देना है, किस कैरेक्टर से देना है या फिर मतलब किस टेक्स्ट से देना है वो तो हमने दे दिए, पर कितने देना है वो हमको देना पड़ता है। तो इसमें से हमको 1 2 3, मान लो हमने 3 दे दिए, तो 3 कैरेक्टर हमको चाहिए और ब्रैकेट बंद। देखिए लेफ्ट से 3 कैरेक्टर मतलब COM आ गए। अब इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे कंप्यूटर लिखे हैं और इसमें चाहते हैं हम राइट से कुछ कैरेक्टर को लाएं, तो RIGST हमने राइट लिखे, D24 हो गया क्या, सेल का एड्रेस, कॉमा लगाए, नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर हम दे देते 5। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट से हमने COM निकाल के लाया 3 कैरेक्टर, राइट से हमने यहाँ 5 कैरेक्टर निकाल के लाया प्यूटर। अब मान लो दोनों को जोड़ना है, कम और प्यूटर को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ने के लिए लगाते हैं कॉनकैटिनेट। क्या लगाते हैं, कॉनकैटिनेट।
और कॉनकैटिनेट लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। पहले सेल का एड्रेस मतलब कौन सा है, E23 और E24, तो E23 कॉमा लगा के दूसरा सेल का एड्रेस लिखना E24। कैसे लिखे, इक्वल लगा कॉनकैटिनेट, तो ये तो समझ गए। ब्रैकेट के अंदर पहले सेल का एड्रेस, दूसरे सेल का एड्रेस और ब्रैकेट बंद। ये देखिए कंप्यूटर जुड़कर आ गया। अब इस कंप्यूटर की लेंथ देखना है। लेंथ का मतलब होता है कितने उसमें क्या है, कैरेक्टर्स है। तो LEN से हम क्या देख सकते हैं, लेंथ। ऊपर वाला सेल का एड्रेस क्या है, E25। ये देखिए जहाँ कंप्यूटर लिखा, तो देखिए 8 कैरेक्टर है। अब आप सोच रहे होंगे कॉनकैटिनेट का मतलब तो हो गया जोड़ना, पर मान लो हम लिख देते हैं रमेश कुमार, अच्छा रमेश अलग लिख देते हैं, कुमार अलग लिख देते हैं और शर्मा अलग लिख देते हैं। अब आप देखिए रमेश अलग है, कुमार अलग है, शर्मा अलग है, तीनों को एक साथ अगर जोड़ना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, कॉनकैटिनेट। चलिए जोड़ कर देखते हैं। इक्वल कॉनकैटिनेट, ये लगाए। पहले सेल का एड्रेस कौन सा है, G, देखिए ये देखिए G25, H25 और I25। G25, H25, I25 लगा दिए तीनों, ब्रैकेट बंद। अब हो तो गया यहाँ कंप्लीट, परंतु आपको एक दिक्कत आ गई है। कैसे, रमेश कुमार शर्मा ऐसे नहीं आना था, वो तो थोड़ा स्पेस देकर आता है। इसका मतलब है कि रमेश के बाद थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए, कुमार के बाद थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए। तो उसके लिए आपको फिर से वहीं जाना है। और आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 25 लिखा है, 25 जो लिखा है उसके बाद आपको कॉमा लगा के देना है, डबल कोट लिखना है और स्पेस देना है, फिर डबल कोट और कॉमा लगाना है। अब देखिए डबल कोट लिखे आपने, डबल कोट लगाया, बीच में स्पेस दे दिए। ऐसे ही आपको इसके साइड में H25 के कॉमा के साइड में आपको क्या लगाना है, डबल कोट। ठीक है, या तो स्पेस देकर डबल कोट, फिर स्पेस और फिर कॉमा। ठीक, अब देखिए G25 के बाद थोड़ा सा स्पेस आएगा, मतलब एक स्पेस। H25 के बाद थोड़ा सा स्पेस, इसका मतलब रमेश के बाद भी स्पेस आएगा, कुमार के बाद भी स्पेस आएगा और शर्मा के बाद हमको स्पेस की ज़रूरत नहीं है, हम कर देंगे एंटर। अब ध्यान से देखिए, रमेश के बाद स्पेस आ गया, कुमार के बाद। तो आपको ये तरीका भी यहाँ ध्यान में रखना होगा, मतलब जब कभी जोड़ना है, कोई दिक्कत आए तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं। चलिए हमारे टेक्स्ट फंक्शन यहाँ कंप्लीट हो गए। आई होप आपको टेक्स्ट फंक्शन समझ में आए होंगे। टोटल 8 हमने पढ़े। चलिए नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास में, वो हम देखते हैं यहाँ पे कौन से है, डेट फंक्शन। डेट फंक्शन हम देखते हैं, और डेट फंक्शन में हम देखते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है 23, नेक्स्ट जो है 24। तो लगभग ये हमको 6 देखने को मिलेंगे डेट फंक्शन। तो हम यहाँ पे ये 6 नंबर यहाँ ले आते हैं। कौन कौन से देखने को मिलेंगे, सबसे पहला तो नाउ फंक्शन होता है जो कि करेंट डेट और टाइम को दिखाता है। ठीक है, टुडे फंक्शन होता है जो आज की डेट को दिखाता है। डे फंक्शन होता है जो टोटल डेज में मतलब टोटल जो कंप्लीट डेट है उसमें से डे निकाल कर बताएगा। ठीक है, मंथ होता है जो कंप्लीट डेट में से मंथ निकाल कर बताएगा। ईयर होता है जो कंप्लीट डेट में से ईयर निकाल कर बताएगा। और डे, मंथ और ईयर को जोड़कर कंप्लीट डेट बनाने का काम करेगा डेट फंक्शन। ठीक है, ये टोटल आपके 6 फंक्शन देखने को मिले। मान लो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, नाव लगाते हैं, ये इसमें लगाते हैं इक्वल करके और नाव लगाते हैं। अब देखिए ब्रैकेट हम लगा रहे हैं, तो देखिए नीचे आर्गूमेंट में हमको कुछ नहीं मांग रहा है। नाव मतलब भाई आज की डेट दिखा देगा, कोई आर्गूमेंट थोड़ी बता रहा है। और आज की डेट कहाँ से दिखाएगा, आपको पता नोटिफिकेशन में आपका डेट एंड टाइम चल रहा है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें जो चल रहा है वही यहाँ पे दिखाएगा। मान लो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की सीमोस बैटरी ख़राब हो चुकी है। सीमोस बैटरी मतलब समझते हैं, एक सेल होता है, इंटरनल जो बैटरी होती है जो डेट एंड टाइम को मेंटेन करती है। ठीक है, सारी सेटिंग को, सेटिंग गड़बड़ाएगी तो सिंपल सी बात है क्या होगा, हर बार वो सेटिंग को पूछेगा। तो सीमोस बैटरी अगर सही है और डेट एंड टाइम सही है तो डेट एंड टाइम करंट की देगा, और अगर नहीं डेट एंड टाइम सही नहीं है तो वो डेट एंड टाइम गलत वाली देगा। ठीक है, चलिए इसको सिर्फ आपको इस प्रकार लिख कर एंटर करना है। तो आप देखिए आज तारीख दिखा रहा है वो 29 सितंबर 2022 और 8:23 हो रहा है। ये चीज़ भी आपको देखने को मिल रही है। ये तो कंप्लीट डेट और कंप्लीट टाइम आ गया। हम चाहते हैं कि डेट बस आए तो टुडे फंक्शन लिखते हैं। तो टुडे में भी आपको कुछ नहीं करना है, बिना आर्गूमेंट के, यानी कि नाउ और टुडे फंक्शन बिना आर्गूमेंट के ही काम करते हैं। एंटर जब हम करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है सिर्फ डेट। जबकि नाव में आपको अभी, नाव मतलब अभी, अभी क्या हुआ है, तारीख जो है उसके साथ में टाइम भी दिख रहा है। पर टुडे में आपको क्या दिख रहा है, टुडे में आपको एक ही चीज़ दिख रही है, सिर्फ करंट डेट। अब
डे की बात होती है कि जो डेट लिखी है इसमें से हम चाहते हैं कि डे कौन सा है, तो आपको डे फंक्शन लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, इस सेल का एड्रेस देना जहाँ पे आपको कंप्लीट डेट देखने को मिल रही है। तो सेल का एड्रेस आप ध्यान से देखिए, हम कौन से कॉलम में ई और कौन से रो में है 29, तो आपको लिखना है E29। E29 आपने लिखे, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आपका डे कौन सा आ गया 29, मतलब इस कंप्लीट डेट में से डे कौन निकाल कर दे रहा है, डे। इसी प्रकार अगर मंथ निकालना तो कौन निकालेगा, मंथ फंक्शन इक्वल मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट करें और कौन सा है E29 हमारा है, सेल एड्रेस, एंटर। देखिए 9 मतलब सितंबर आ गया हमारा। इसी प्रकार ईयर निकालना है, ब्रैकेट स्टार्ट, E29 ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए हमारी तीनों जो थी वो डिकोड हो चुकी है, डे अलग आ गया, मंथ अलग आ गया, ईयर अलग आ गया अलग अलग। अब हम चाहते हैं कि ये जो डिकोड हुए हैं एक दो तीनों चीज़ें, अब ईयर कहाँ लिखा है, ये मंथ कहाँ लिखा है ये, और डे कहाँ लिखा है ये, तो तीनों को हम जोड़कर एक डेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है डेट फंक्शन। चलिए डेट लगाइए, ब्रैकेट स्टार्ट। पहले बोल रहा है ईयर को सेलेक्ट करें, तो ईयर कहाँ पे है, E32 में है, तो आप E32 लिख दीजिए, कॉमा। मंथ बोल रहा है तो E31 लिख दीजिए, फिर आपको डे बोल रहा है तो E30 लिख दीजिए, E30। देखो तीनों चीज़ सेलेक्ट हो गई, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आप देखिए जो डेट हमारी थी वो डिकोड भी हो गई, यानी कि अलग अलग हो गई, और फिर से उसको जोड़ भी लिए। तो ये हमारे हो गए डेट फंक्शन, ठीक है। इसी के साथ में हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइम फंक्शन भी, कौन से, यहाँ पे हम जो है टाइम फंक्शन देख लेते हैं। तो टाइम के साथ में हम देखें तो टाइम हमारे होते हैं 20, ये इसी प्रकार से ये भी हमारे जो है कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। लगभग मतलब 6 या 5 जितने भी होते हैं हम यहाँ देख लेते हैं, ये 5 होते हैं, ठीक है। चलिए एक तो नाव होता ही है ना, नाव मतलब करेंट डे जो टाइम है उसको दिखाएगा डेट के साथ में। यदि हम चाहते हैं कि उसमें से मतलब जो है आवर निकाल कर बताए, उसमें से मिनट निकाल कर बताए, उसमें से सेकंड निकाल कर बताए, और जो कंप्लीट डिकोड किए उसको जोड़ कर बताए। तो पहले तो आप जो है नाव लिख लीजिए, नाव अभी बताया मैंने, इक्वल लगा के आपको नाव और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो करेंट टाइम आपको दिख रहा, चाहे तो आप इस डेटा टाइप वाले सेक्शन में जाकर यहाँ से टाइम बस सेलेक्ट कर सकते, देखिए टाइम आ गया। यहाँ पे आप डेट बस सेलेक्ट कर सकते चाहे तो, पर हमको ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे हमारा जो है नाव के अंतर्गत टाइम आ गया, अभी क्या हो रहा है। और अगर हम इसमें से आवर निकालना चाहते तो हम लगाएंगे आवर, और ब्रैकेट स्टार्ट करके इस सेल का एड्रेस देंगे, कौन सा है E35, और आपको ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर करना। तो इसमें से अभी आवर यानी कि घंटा जो है 8 है, ठीक है। उसके बाद हम निकालना चाहते हैं मिनट, तो आपको देना है मिनट फंक्शन, और ब्रैकेट में आपको सीरियल नंबर देना कौन सा, E35। तो E35 हमने लिखे, ब्रैकेट बंद करें, एंटर। 27 इसमें मिनट होगा। अब सेकंड देखना है, तो सेकंड के लिए आपको सेकंड लगाना है, E35 लगाना है, ब्रैकेट बंद, ये देखिए 34। यदि आपको यहाँ पे टाइम निकालना कंप्लीट तो आपको टाइम फंक्शन लगाना पड़ेगा, और ब्रैकेट में आपको आवर मिनट सेकंड दिया, तो आवर कहाँ लिखा है, ये वाला, मिनट कहाँ लिखा है, ये, तो ऊपर से लगाना है। ई कौन सा है, ई आपका 36 है, ठीक है। E36 कॉमा E37 कॉमा ई कॉमा जो अगला है E38, तीनों सेल सेलेक्ट हो गए, एंटर। तो आप देखिए करंट जो टाइम है वो फिर से निकल कर आपका आ चुका है। पहले हमने टाइम निकाले, टाइम के बाद हमने डिकोड किए, डिकोड के बाद हमने उसको फिर से कंबाइन कर दी। तो यहाँ पे आपके डेट और टाइम फंक्शन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास में वो है आपके मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, और यहाँ सीरियल नंबर में डाल देता हूँ, ठीक, इसको मैं रेप टेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ सीरियल नंबर डाल देता हूँ। सीरियल नंबर कौन सा आएगा, 34, ठीक है, 35। इस प्रकार से आपके लगभग जो है 8-10 फंक्शन ये रहने को है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इतने खींच लिए। तो पहला इसमें है ABS फंक्शन, नेक्स्ट है इवन मतलब सम संख्या, नेक्स्ट है ऑड, नेक्स्ट है मोड, फिर एक MODE वाला मोड है, एक पावर है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, ठीक। उसके बाद आपका राउंड देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका SQRT देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका रैंक देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, आपको देखने को मिलते हैं। रैंक फंक्शन आपका ज़्यादातर उपयोग में आता है, तो आपको ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ABS फंक्शन देखते हैं। तो ये क्या रिटर्न करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब
अगर माइनस में हमने लिखे, मान लो यहाँ माइनस में हमने 25 लिख दिए, तो हम यहाँ अगर लगाते हैं इक्वल करके ABS, और ABS लगा के इस सेल का एड्रेस देते हैं। सेल का एड्रेस क्या है? D41। तो D41 देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 25 आ गया, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू निकाल कर देगा, यानी कि 25 माइनस में लिखा तो उसको प्लस में देगा। पर यदि मान लो आप प्लस में लिखते हैं तो प्लस का प्लस ही आ जाएगा, तो सिर्फ माइनस की वैल्यू को प्लस में ला कर देगा एब्स्ट्रैक्ट करके, ठीक है। अब यहाँ पे जो इवन है, इवन क्या करेगा? मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं 11, तो ये नियरेस्ट जो सम संख्या है वो निकाल कर देगा। नियरेस्ट सम संख्या मतलब होता है किनारे वाली जो सम संख्या उसको निकाल कर देगा। इस सेल का एड्रेस हमने दिए D42, एंटर। तो देखिए नियरेस्ट मतलब 11 के बाद 12 आता है, तो वो किनारे वाली जो सम संख्या उसको निकाल कर दे दिया। ऐसे ही मान लो यदि हम 12 देते हैं और यहाँ पे हम देते हैं ऑड, तो नियरेस्ट विषम संख्या को निकाल कर देगा इस सेल एड्रेस D43 से। तो देखिए 13 आ गया, मतलब 11 के किनारे में आपका 12 आ गया। और अगर आपने यहाँ लिखे 15, तो 15 का 15 ही है। और अगर आप लिख देते 16, तो 16 का 17 आ जाएगा। यहाँ लिख देते 15, तो 15 का 16। यहाँ पे मतलब नियरेस्ट इवन संख्या और नियरेस्ट विषम संख्या निकाल कर देगा। मोड का मतलब क्या होता है? मोड मतलब होता है रिमाइंडर निकाल कर देगा। अब रिमाइंडर से मतलब मान लो आपने 25 लिखे और 25 में भाग देना चाहते 4 का, तो 4 का भाग देकर देखिए जाएगा क्या? चला तो जाएगा पर शेषफल आ जाएगा। देख जैसे 4 का भाग 24 तक जाएगा और 1 जो है शेषफल आएगा। पर यदि आपका 5 से भाग देना है इसमें, तो 5 से भाग पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो निकालने का काम करता है मोड। रिमाइंडर मतलब समझते हैं शेषफल, इक्वल MOD ब्रैकेट पहले सेल का एड्रेस यानी कि जिसमें डिवाइड करना है D44 कॉमा लगाए, डिवाइज़र यानी कि सेकंड सेल का एड्रेस कौन सा है? E44, तो हमने लिख दी E44 ब्रैकेट बंद। अब देखिए जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है आपका 0। पर यदि मान लो मैं यहाँ 7 दे देता हूँ, तो 7 में क्या आ रहा है? 7 या 21 आ रहा है और बचा 4, तो 4 रिमाइंडर आ जा रहा है। भागफल निकाल कर नहीं दे रहा है, ठीक है। जो आंसर आना चाहिए भाग का वो नहीं दे रहा है, सिर्फ उसका शेषफल निकाल कर दे रहा है। कौन? मोड। अब एक और होता है जिसका नाम होता है MODE, जिसे बोलते हैं मोड। अब मान लो यहाँ 25 लिखे, फिर 24, 25, 26 और 27। रिपीट कौन सी चीज़ हुई यहाँ पे? 25 देखिए 2 बार आया है, हो सकता है और कोई चीज़ भी आ जाए। तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है उन चीज़ों को निकाल कर दिखाने का काम करेगा मोड, MODE। तो सेल एड्रेस लिख दो आप, सेल एड्रेस वही उसी के जैसे D44 से मतलब कॉलन लगाना है। अच्छा D44 नहीं, D45 है, कॉलन लगाना है और लास्ट सेल मतलब H45। अब देखिए यहाँ 25 आपका सबसे ज़्यादा बार आया है, हो सकता है कुछ और आ जाए। जैसे मान लो मैं 24 कर देता हूँ, तो देखिए 24 जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है कंप्लीट सेल रेंज में से, उसको निकाल कर दिखाने का काम करेगा मोड, MODE। और जिसके साथ ई नहीं लगा है वो डिवाइज़र मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल कर बताएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पावर की। पावर मतलब होता है जितने भी सेल हमने सेलेक्ट करें, जैसे मान लो यहाँ हमने 5, ठीक है। और एक और चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं 10 और यहाँ कर देते हैं 5। अब इन सब में से जो है पावर मतलब होता है गुणा करके दिखाएगा। पावर मतलब होता है, अच्छा नहीं, प्रोडक्ट निकालेगा। ये पावर हम पहले देख लेते हैं 25 और यहाँ देख लेते हैं 2। चलिए यहाँ निकालते हैं क्या? पावर। पावर मतलब बोलते हैं ना आप 2 की पावर 10 या फिर 25 की पावर 2। 25 की पावर 2 का मतलब होता क्या है? 25 का 2 बार गुणा, यानी कि 25 इंटू 25 625 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ करेगा पावर। तो पहला नंबर देना है कौन सा? देखिए D46, और दूसरा नंबर देना कौन सा? E46, जिसको पावर बनाना है, तो E46 ब्रैकेट बंद। और देखिए 625 आ गया, क्यों? क्योंकि 25 का 2 बार गुणा हुआ। अब मान लो हम यहाँ दे देते 5, तो 5 का 2 बार गुणा कौन करेगा? ये वाला, यानी कि 25 आ जाएगा। यदि मान लो हम यहाँ 10 दे देते हैं, 10 का 2 बार गुणा यानी कि 10 इंटू 10 यानी कि 100। तो ये 10 की पावर 2 हो गया। तो ये किससे आया है? पावर से। पहले सेल का एड्रेस कॉमा दूसरे सेल का एड्रेस, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है 25 इंटू 5 इंटू 5। इस प्रकार से अगर करना है तो हमको प्रोडक्ट जो फंक्शन है वो लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर फंक्शन की स्पेलिंग गलत है तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। तो पहले सेल का एड्रेस, ठीक है, कॉमा लगा दूसरे सेल का एड्रेस,
ये देखिए कॉमा, दूसरे सेल का एड्रेस, कॉमा, तीसरे सेल का एड्रेस, और है तो कॉमा लगा कर आप लिख दीजिए। अब देखिए 25 का 5 में गुणा करें तो 125, फिर 5 में गुणा करें तो 625। यदि मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, 10 का 5 में गुणा करें तो 50, 50 का 5 में गुणा करें तो 250। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं। अब बात करिए राउंड की। तो राउंड कैसे, मान लो आप लिख देते हो यहाँ पे, इस प्रकार से भी आंसर आता है ना आपका। ये देखिए इस प्रकार से आंसर आता है, तो इसको आप सुधारने के लिए कहाँ जाते हो, ये नंबर में। तो आप चाहते हो कि पूरे सेल रेंज में आप इस प्रकार से एक फंक्शन लगा दें जिससे कि राउंड अप हो जाए, मतलब इधर माइनस होकर डेसिमल पॉइंट तक आपकी संख्या बच जाए। तो इसी के लिए लगाते हैं यहाँ पे राउंड फंक्शन। चलिए यहाँ राउंड लगाते हैं। यहाँ हमने राउंड लगाए और ब्रैकेट स्टार्ट करें, और कौन सा सेल एड्रेस देना है जिसमें हमने संख्या लिखे हैं D48, D48, ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ जो है क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स, कॉमा लगा कर आपको देना है कितने नंबर चाहिए, 2। देखिए मतलब इस कंप्लीट जो सेल दिए हमने उसमें आप राउंड ऑफ कितने में करना चाहते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर आना चाहिए, 2। 3 लाना तो 3 दे सकते हैं, तो आपने 2 लाना, तो देखिए यहाँ पे 5 से ये गायब हुआ तो 6, और 6 से गायब हुआ तो ये जो है 1 यहाँ पे प्लस हो जाता है, मतलब जैसे जैसे हम माइनस करते हैं। तो ये देखिए हमने दिए थे क्या, राउंड, राउंड में हमने सेल एड्रेस दिए और कितनी संख्या लाना वो हमको यहाँ देना पड़ता है नंबर डिजिट में, एंटर कर दिए तो ये आ गया राउंड। अब है SQRT। SQRT मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है। एक पावर था जो स्क्वायर निकालने का काम कर रहा था, और एक SQRT है जो स्क्वायर रूट निकालने का काम करता है। यहाँ लिख देते हैं मान लो 91, 91 की जगह हम लिख देते हैं, ये देखिए 81 किसका जो है 81 किसका पावर है, 9 का। तो स्क्वायर रूट क्या निकलना चाहिए, 9। तो हमको सिंपल लगाना है SQRT, ब्रैकेट स्टार्ट करें। SQRT जो है उसके बीच में हमको नंबर लिखना है, तो हमने 81 जहाँ लिखे उस सेल का एड्रेस लिखेंगे, कहाँ पे, 49। क्या लिखना है, D49, ब्रैकेट स्टार्ट एंड। देखिए अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे 49, तो देखिए 49 किसका है, 7 का। यदि लिख देते हैं 125, तो 125 किसी का है ही नहीं। 144 लिख देते हैं, देखिए 12 का है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार लिख देते हैं तो ये है ही नहीं किसी का। 121 लिख देते हैं तो 11 का है। तो जो भी जिसका मतलब जो संख्या लिखी उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमने SQRT फंक्शन का उपयोग करें हैं। अब बात करते हैं रैंक की। तो रैंक फंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे ने 95% बनाया, किसी ने 94 बनाया, किसी ने 90। अब देखिए यहाँ पे हम जो है 82 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 92, यहाँ लिख देते हैं 98, और यहाँ लिख देते हैं हम 85। अब इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे में से अब इसके बदले में 10 बच्चे भी हो सकते हैं, तो कंप्लीट रेंज हो गई। 10 होंगे, 10 रेंज हो, 10 सेल की कंप्लीट रेंज हो जाएगी। पर हमारे पास मान लीजिए अभी 5 ही बच्चे हैं, चलो 6 कर लेते हैं। यहाँ कर देते हैं हम 93 कर देते हैं। तो इसमें तो आप आसानी से बता सकते हैं टॉप रैंक में कौन है, 98 वाला, दूसरे में 95 है, तीसरे में आपका ये वाला है, चौथे में, पाँचवें में ये वाला, और छठवें में। पर हम चाहते हैं कि इसमें से ज़्यादा संख्या भी हो जाए ऐसे बच्चों की, तो हम ऐसे रैंक बता सकते हैं कि क्लास में टॉप रैंक पे कौन आया है। तो उसके लिए यहाँ पे हम जो है रैंक फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इक्वल लगाना है रैंक और ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ दिया है देखो रेफरेंस, मतलब नंबर दिया है, रेफरेंस दिया है और ऑर्डर दिया है। नंबर में आपको जिस सेल के सामने आप लगा रहे हो उस सेल का नंबर देना है, तो कौन सा है, D50, D50 लगा दिए। उसके बाद कॉमा लगाना, फिर बोल रहा है रेफरेंस, और रेफरेंस का मतलब होता है जितने बच्चों का निकालना है उनकी सबकी रेंज को सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको लिखना है D50 लिखना है, कॉलन लगाना है, और लास्ट वाले सेल का एड्रेस लिखना है जिसमें लिखा I50। तो देखिए कंप्लीट रेंज सिलेक्ट हो गई। अब कॉमा लगा के बोल रहा है असेंडिंग चाहिए डिसेंडिंग, मतलब आपको उल्टे क्रम में चाहिए सीधे क्रम में, तो ये ऑप्शनल होता है। आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं 1 लिख देता हूँ और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। तो देखिए उल्टे क्रम में ये जो है मतलब क्या हो गया है, क्या लिखे थे अपन ने, यहाँ देखिए, ये देखिए असेंडिंग में मतलब जो है शुरू से, मतलब 82 को पहली रैंक बताएगा,
ठीक है, उसके बाद 85 को बताएगा, पर हम कर देते हैं 0 यानी डिसेंडिंग में दिखाएगा। तो देखिए इसको जो है क्या बताया उनने, इसको उन्हें नंबर 2 रैंक दे दिया। अब यही चीज़ आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ये जो है देखिए सिर्फ यहाँ चेंज क्या होगा, D50 की जगह क्या हो जाएगा E50, सेल रेंज भी वही आएगी और जो ऑर्डर है वो भी आएगा। तो आपको इस चीज़ को क्या करना है, इस चीज़ को आपको फिक्स रखना है, मतलब बार बार ये बदलना नहीं चाहिए। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, इतने को सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड से F4 फंक्शन की को दबा दीजिए। तो आप देखिए ये जो है लॉक हो चुका है, डॉलर का निशान लग गया, इसका मतलब लॉक हो चुका है। एंटर करो। अब आप चाहे तो इसको पकड़कर ड्रैग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इस प्रकार से ड्रैग कर सकते हो। ध्यान से देखिए नंबर 1 रैंक आ गई, नंबर 2 आ गई, नंबर 3 आ गई, नंबर 4 आ गई, नंबर 5, नंबर 6, इस प्रकार से आप रैंक दर्शा सकते हो। और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसका उपयोग करके इसमें आप कलर भी कर सकते हो कि रैंक 1 का कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ हम तो देख चुके हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह। तो ये हमारा होगा रैंक फंक्शन। आई होप आपको मैथ्स और टिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे फंक्शन काम यहाँ पे बन गए होंगे। इनको मैं एक बार मर्ज कर देता हूँ, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए बार बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास में वो है फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन के नाम क्या है, फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये हम जो है ज़्यादा नहीं देखेंगे, यहाँ 1-2 फंक्शन बस है। इसके अलावा हमारे सारे फंक्शन बेसिक सभी कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल फंक्शन भी हम अभी देख लेंगे, लॉजिकल, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, लुकअप वाले रह जाते हैं वो हम प्रैक्टिस शीट में कर लेंगे। मैथ्स टिग्नोमेट्री हो चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला फंक्शन देखने को मिलेगा PMT, मतलब यहाँ हम लिख देते हैं क्या 44 लिख लेते हैं, 44 नंबर का है और इसका नाम है PMT। ठीक है, तो PMT फंक्शन क्या करेगा, ये इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा। इंटरेस्ट मतलब ब्याज आता है ना, ब्याज, उसको कैलकुलेट करेगा। तो मान लीजिए आप जो है आपके पास जो अमाउंट है, एक प्रकार से अगर मान लें तो आपके पास जो अमाउंट है कैसा है, जिसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट आपका कितना परसेंट है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो 5% इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या आपके पास कितने समय के लिए ले रहे हैं आप, तो N पीरियड आ जाता है। ठीक है, और एक PV। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 12 महीने के लिए आप ले रहे हो। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें 5,000 दे रहे हो। तो ये आपको बेसिक चीज़ें, ये 3 चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, जो PMT फंक्शन लगाएंगे तो आपको देखिए ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रेट, जो रेट हम लिख चुके हैं, N पीरियड है हमारे पास में, PV है हमारे पास में, बाकी 2 जो है हमारे क्या है, ऑप्शनल है। तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा लोड नहीं लेना, 3 चीज़ आपके पास में मुख्य रूप से होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास PMT फंक्शन करेगा क्या है, इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बदले में ज़्यादा अमाउंट भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट का मतलब भाई आप जो है मोबाइल ले रहे हो, मान लीजिए आपने एक मोबाइल लिए कितने हज़ार का, 15,000 का। ठीक है, और 15,000 को आप 12 महीने में जो है पे कर रहे हो 5% ब्याज के साथ में, तो आपको 1 महीने की इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी, ये चीज़ आपको निकालना है। तो उसी के लिए यूज़ होता है PMT फंक्शन। तो आपको सिंपल क्या करना है, PMT ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और ब्रैकेट स्टार्ट करके रेट मतलब ये देखिए 5%, और 5% लग रहा है 1 महीने का, तो डिवाइड 12 कर दीजिए। N पीरियड कितना है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ माइनस में देना है ये वाला एड्रेस, और आपको ब्रैकेट बंद करना है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हर महीने आपको कितनी किस्त आ रही है, 1284। अब ये डॉलर में आ रहा, तो इसकी दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको डाटा टाइप दिख रहा है, इसको कॉमा जो फॉर्मेट है वो कर दोगे तो 1284 रुपये हर महीने आपको देना है। अब 1284 रुपये हर महीने देना है तो आपको 15,000 तो था, पर ब्याज कितना आएगा, 5%। तो 15,000 में 5% आएगा, इसका मतलब हर महीने की किस्त कितनी आ रही, 1284। तो इन दोनों का गुणा करके देखते हैं हमको 12 महीने में कितना देना है। तो इस सेल का एड्रेस इंटू इस सेल का एड्रेस, तो देखिए इंटू ये मैनुअली लगाया, इसके मतलब जो है फॉर्मूला लगा लिए। तो आपको 409 रुपये यानी कि 410 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे 1 साल में। ठीक है, तो ब्याज कितना आ गया, ब्याज आप क्या आ गया, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 15,000 में से जो है 15,000 को माइनस, तो आपका 409 यानी 410 रुपये आपका ब्याज आ गया। तो PMT फंक्शन ने करा क्या, PMT फंक्शन का काम होता है मुख्य रूप से, अगर कोई चीज़ आप लोन पे लेते हो, जो भी चीज़ है, तो आपने 12 महीने की EMI बनाए हो 5% रेट के साथ में, तो आपको हर महीने की EMI कितनी देनी होगी, और EMI के बाद आपको जो है
मतलब आप एक प्रकार से ये भी देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट आपका कितना जाएगा, मतलब 15,000 का मोबाइल लिए तो एक्स्ट्रा आपको कितना देना होगा। ये चीज़ आपको देखना है, तो आपको पीएमटी फंक्शन का यूज़ करना है जो कि फाइनेंशियल फंक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आपको रेट होना जरूरी है, एंड पीरियड मतलब कितने समय के लिए लेना जरूरी है, और हर महीने का ब्याज था इसलिए हमने क्या लगाए थे, डिवाइड 12 करें, और ये माइनस में आपको इस प्रकार से फंक्शन लेना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कैलकुलेट होकर यहाँ पे। इसको आपको, अच्छा आप ये भी समझ रहे होंगे कि यहाँ डॉलर का निशान आ रहा है, तो हमारी रुपीज़ का निशान कैसा आएगा। रुपीज़ का निशान भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप सेलेक्ट करिए जहाँ पे लाना है, और ये जो दिख रहा है आपको करेंसी अकाउंटिंग फॉर्मेट, इसमें जाना है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाना है, और अकाउंटिंग में जाके आप सिंबल में जाओगे तो यहाँ पे आपको हिंदी आएगा, इंग्लिश मतलब इंडिया करके आएगा। तो आप नीचे चलोगे तो देखिए यहाँ पे आपको इंग्लिश इंडिया करके कुछ दिखेगा, तो आप उसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश इंडिया को आप ढूंढ लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो आपको जो है अपना खुद का जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, कस्टम सिंबल में नहीं, कस्टम सिंबल में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको करेंसी में ही। करेंसी में ही आप चलोगे तो देखिए इंग्लिश इंडिया दिख रहा है क्या, इंग्लिश इंडिया यहीं कहीं दिखेगा आपको। यहाँ नीचे चलते थोड़ा सा, रुपीज़ वाला जो सिंबल है वो आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा ढूंढोगे तो। ठीक है, चलिए यहीं कहीं आने वाला है रुपीज़ वाला सिंबल, आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप उसे क्या कर सकते हो, अपना खुद का सिंबल बना सकते हो, यहाँ से आप ढूंढ लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूरो आपको लाना है तो यूरो आप ला सकते हैं, या फिर अन्य कोई सिंबल भी आप यहाँ से ला सकते हो। तो देखिए ये देखिए हिंदी, इसको मैं क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, तो आप देखिए यहाँ रुपीज़ का सिंबल आ गया। तो आप अपनी करेंसी सेलेक्ट करके रखिए, डॉलर नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो आपको कुछ नहीं करना था, आप कॉमा स्टाइल में भी, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो पीएमटी आई होप आपको समझ में आया होगा, ये फाइनेंशियल फंक्शन है। दूसरा जो फंक्शन है जिसका नाम होता है डीबी फंक्शन, और डीबी फंक्शन का मतलब क्या होता है, डीबी फंक्शन आप इस प्रकार समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है 45 नंबर इसको डाल देते हैं, इसका नाम है डीबी फंक्शन। और डीबी फंक्शन जो है क्या करेगा, जैसे डेप्रीसिएशन आपने सुने ना, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है हरास, हरास। अब हरास कैसे, सिंपल सी बात, आप कोई नई चीज़ खरीदते हो, मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदे आपने 50,000 का। अब उस 50,000 के लैपटॉप में 1 साल बाद आप बेचने निकालोगे तो उसके रेट में कमी आती कि नहीं, बिल्कुल आएगी। सिंपल सी बात, कमी क्यों आएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत चल जाएगा वो, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह आ जाती है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड गुजर जाता है, तो उसमें जो कमी आती मूल्य में, वो कमी को ही हम क्या बोलते हैं, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ह्रास, यानी मूल्य ह्रास। तो उस मूल्य ह्रास को ही चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डीबी फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब कैसे, मान लीजिए हमने उदाहरण के तौर पे क्या करें हैं, यहाँ पे हमने एक लैपटॉप लिए, क्या ली हैं, एक लैपटॉप ली हैं, एक लैपटॉप ले लेते हैं हम यहाँ पे, और इस लैपटॉप की कीमत हमारी शुरुआत में है 50,000। उसके अलावा जब हम इसको लाइफ इसकी जो है कितनी, 5 साल, ठीक, 5 साल हम चलाएंगे, और इसकी जो सालवेज वैल्यू है, सालवेज वैल्यू का मतलब होता है एंडिंग वैल्यू, मूल्य ह्रास के बाद जो 5 साल बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी इसकी, 15,000। ध्यान रखिए लैपटॉप की शुरुआती कीमत कितनी है, 50,000, एंडिंग जो कीमत कितनी है, 15,000, कितने साल में, 5 साल में। तो इसी को हम यहाँ पे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख देते क्या, हम लिख देते हैं ईयर, और यहाँ हम लिख देते हैं डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक सीट के अनुसार देख लेता हूँ। तो ईयर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 साल में जो ईयर मतलब जो कमी है वो क्या आनी चाहिए, तो हम लगाएंगे डीबी। तो डीबी लगाए, डीबी फंक्शन हम लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद कॉस्ट, यानी कि जो शुरुआती कॉस्ट है उसकी सेल की वैल्यू दे, मतलब रेफरेंस देना या एड्रेस देना, E60, तो हमने दे दिए E60, कॉमा लगाए, लाइफ, लाइफ कितनी है, 5 साल, ये दे दिए, कॉमा, पीरियड यहाँ पे हमने दिए हैं, पीरियड ऑफ, अच्छा पहले हमको देना है लाइफ के बाद यहाँ देना है सालवेज वैल्यू, सालवेज वैल्यू ये वाली, कॉमा लगा, लाइफ कितनी है, 5, ठीक है। और पीरियड की अगर बात करें तो पीरियड में आपको पहले साल का निकालना है, दूसरे का निकालना है, तीसरे का निकालना है। तो ये आप ध्यान से यहाँ देखिए, आपको यहाँ पहले पर क्लिक करना है जिसमें आपको फर्स्ट लिखा है, और ब्रैकेट को बंद, एंटर। तो आप ध्यान से देखिए, पहले साल का जो मूल्य ह्रास आ गया वो आ गया आपका कितना, 10,700। सब में से सेलेक्ट करके कॉमा स्टाइल कर दो तो ये हमारा नॉर्मल आ जाएगा।
इसका मतलब है जब 1 साल बाद आप बेचने जाओगे तो 10,700 रुपये माइनस करके, यानी कि वही 39,000 के आसपास ये लैपटॉप आपका बिकेगा। इसी प्रकार दूसरे साल कितनी कमी आएगी, तीसरे साल कितनी कमी आएगी, चौथे साल, पाँचवें साल। तो इसी को हम निकाल रहे हैं किससे, डीबी से। फिर से निकालें, इक्वल डीबी ब्रैकेट कॉस्ट की जो एड्रेस, मतलब देखिए यहाँ पे कॉस्ट का जो सेल एड्रेस ये दे दिए, सालवेज वैल्यू का ये दे दिए, लाइफ का ये दे दिए, कॉमा लगाए तो सेकंड ये पीरियड है दूसरी साल का, तो दूसरी साल में इसका जो आ गया है 8,000 आ गया। तो 8,000 नेक्स्ट आ गया, यानी कि दोनों जोड़कर आप कम कर ली। 2 साल बाद जब बेचोगे तो इसकी वैल्यू में इतनी कमी आ जाएगी। ऐसे ही तीसरे साल के लिए फिर डीबी लगाइए, डीबी लगा के आप क्या करिए, कॉस्ट कॉमा फिर सालवेज वैल्यू कॉमा लाइफ यहाँ देना है, और पीरियड में आपको तीसरे साल देना है, ब्रैकेट बंद। तो देखिए 6,000 की कमी आ जाएगी। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। चौथे साल में भी आप वैसे निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं कॉस्ट कॉमा सालवेज वैल्यू कॉमा लाइफ, उसके बाद आपको कॉमा में देना है चौथा साल, ठीक है। ये देखिए 5,000, और फिर से आपको नेक्स्ट एक निकालना है डीबी, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, और यहाँ आपको निकालना है क्या, कॉस्ट कॉमा लगाए सालवेज वैल्यू कॉमा लाइफ, और कॉमा लगा के आपने दे दिए पीरियड। तो आप देखिए ये हम कर देते हैं नॉर्मल। देखिए ये जो आए रेगुलर, हर वर्ष आपकी कमी आई है मूल्य में, क्योंकि धीरे धीरे जब मूल्य में कमी आती है तो ह्रास भी कम होने लगता है। ऐसा नहीं कि हर साल आपकी 10,000 में कमी आएगी। इसका मतलब है 10,000 की कमी आएगी हर साल में, तो 5 साल बाद तो उस लैपटॉप की कीमत 0 हो जाएगी, पर वो कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो उसकी कीमत जो रहती है बची वाली वो कहलाती है सालवेज वैल्यू। अब इन सब का टोटल निकाल लीजिए, टोटल सम से निकालते हैं। तो देखिए लगभग 35,000, देखो 35,000 की कमी आई तभी तो 15,000 बचे, मतलब 50 में से 15 गायब करो तो क्या बचेगा, 35। तो 35,000 की मूल्य ह्रास आ गया है 5 साल में, और अब वैल्यू बची है 15,000। तो दोनों को माइनस करके भी देख सकते हैं, देखिए 35,000 आ रहा है। तो ये है आपका डीबी फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा डीबी फंक्शन क्या होता है। फिर से समझ लीजिए, कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं तो उसकी लाइफ एक जो रहती है 3 साल 4 साल बाद उसके मूल्य में जो कमी आती है उसे बोलते हैं मूल्य ह्रास। उसी को निकाल रहे हैं हम क्या, डीबी फंक्शन से। इसका मतलब लास्ट की जो वैल्यू बची होती है उसके सालवेज वैल्यू बोलते हैं। लाइफ तो आपको समझ में आ गई, लैपटॉप की जो शुरुआती कॉस्ट थी वो भी समझ में आ गई, ठीक। फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत एक और फंक्शन है हमारे पास में जिसका नाम है 46 नंबर का है, वो FB, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। फ्यूचर वैल्यू फंक्शन क्या होता है, आप RD आपने सुने होंगे, रिकरिंग डिपॉजिट सुने होंगे, या फिर आप प्रीमियम भरते हो इंश्योरेंस का तो भी वो सुने होंगे। तो प्रीमियम आपसे कोई भी जो एजेंट बोलता है, बताता है कि साल में आपको 10,000 देना है या फिर 12,000 देना है, और कब तक देना है भाई, 15 साल तक देना है। तो आपको करना क्या होगा, उसको ब्याज भी बताएगा। तो 15 साल बाद वो अमाउंट आपका कितना मिलेगा। तो FB मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू आपको देखना है तो उसके लिए आपको लगाना पड़ता है FB फंक्शन। तो आपको यहाँ 3 चीज़ें होना जरूरी है। कौन कौन सी, एक तो आपका प्रीमियम अमाउंट होना चाहिए। प्रीमियम ऐसा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रीमियम अमाउंट कितना है आपका, मान लीजिए 10,000 रुपये साल का है, ठीक है। और जो ईयर है कितने साल तक पे करना है, 15 साल तक पे करना है। और इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा वो भी आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट आपका 8% होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपकी 3 चीज़ें, एक तो अमाउंट होना चाहिए, एक कब तक करना जमा वो होना चाहिए, दूसरा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो आपको सिंपल यहाँ क्या लगाना है, इक्वल FB ब्रैकेट स्टार्ट करना है। यहाँ देखिए रेट लगाना है ये वाला। अब रेट में डिवाइड करके 12 कब लगाना, जब यहाँ मंथ के लिए निकालना हो। मंथ के लिए निकालना यानी 12 महीने के लिए कर रहे हैं तो 12 महीने का ब्याज निकाल सकते हैं, तो डिवाइड करके 12 लगाना। पर हम निकालना है ईयर के लिए तो आपको डिवाइड में कुछ नहीं लगाना। कॉमा PMT, ये देखिए ये आपको निकालना है ये वाला, ठीक। मतलब एन पीरियड निकालना पहले, ये वाला एन पीरियड मतलब 15 साल। ये नेक्स्ट जो है एन पीरियड, PMT आपको देना है और 2 बार कॉमा लगाना है, और आपको लेना है 1। मतलब आपको शुरुआत से इंटरेस्ट चाहिए या फिर कंप्लीट आपको 15 साल के बाद इंटरेस्ट चाहिए, तो आपको शुरुआत से ही इंटरेस्ट चाहिए तो आप जो है 1 लिख दीजिए, और नहीं तो आप जो है वहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ये समझ में आया। पहले में हमने दिए इंटरेस्ट रेट, दूसरे में हमने दिए हैं पीरियड, तीसरे में हमने दिए अमाउंट, और 2 कॉमा लगा के हमने क्या दे दिए हैं, मतलब बीच वाली जो ऑप्शनल चीज़ें थी उसको कॉमा लगा के हमने हटा दिए हैं, और 1 हमने दे दी कि अभी जब हम जमा कर रहे हैं तभी से हमारा ब्याज शुरू हो जाए। यदि हम 0 देते हैं तो एंडिंग में ब्याज आएगा। एंटर करो तो आप यहाँ इसको कॉमा स्टाइल कर दो। कॉमा स्टाइल करोगे 2,93,242 रुपये हमारा जो है 15 साल बाद, हर साल 10,000 रुपये पे करेंगे 15 साल तक,
तब ये अमाउंट हमारा मिलेगा वापस 8% रेट के हिसाब से, ठीक है। जबकि हम जमा कितना कर रहे हैं 15 साल में 1.5 लाख, पर हमको मिलेगा क्या 2,93,000, ठीक है। लगभग 1 लाख के आसपास हमारा जो है मतलब कितना बन रहा है 2.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख के आसपास हमारा जो है ज़्यादा बन रहा है, यानी 3 लाख के आसपास मिल रहा है हमको, तो 1.5 लाख हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक। यदि हम यहाँ कर देते हैं 10%, चलिए यहाँ मैं 10% कर देता हूँ, तो हमारी वैल्यू प्लस हो जाएगी। देखिए यदि हम यहाँ 15 साल की जगह 20 साल कर देते हैं तो हमारी वैल्यू और प्लस हो जाएगी। 10,000 की जगह अगर हम 15,000 रुपये हर साल पे कर रहे हैं, देखिए हमारी वैल्यू और प्लस हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये प्लस हो रही है वैसे वैसे हमारा जो है एफ फंक्शन यानी जो फ्यूचर वैल्यू है वो हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। आई होप आपको फ्यूचर वैल्यू समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ और फंक्शन है वो हम जो है प्रैक्टिस शीट में देखेंगे। यहाँ हमारे लगभग जो है फॉर्मूला जो टैब है उसके बेसिक जो कैटेगरी है वो हमने देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस शीट हल करवाऊंगा। तो अगर आपको ये चीज़ें बेसिक बन जाएगी तो आपको प्रैक्टिस शीट हल करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाया हूँ, देखिए मैंने कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ाया हूँ। बेसिक फंक्शन पढ़ाया हूँ, लॉजिकल फंक्शन पढ़ाया हूँ, टेक्स्ट फंक्शन पढ़ाया हूँ, डेट फंक्शन, डेट और टाइम फंक्शन। इस प्रकार से आप जो है इसको मैं मर्ज कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। टाइम फंक्शन, मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, फाइनेंशियल फंक्शन यहाँ पे हमने देखे कितने फाइनेंशियल फंक्शन हमने देखे हैं लगभग 3, ठीक है। यहाँ पे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, जो कि आपको बहुत काम के आने वाले हैं। और यहाँ हमारे टोटल जो फंक्शन हो गया है 46, यानी कि लगभग 50 हमने यहाँ पे देख लिए हैं। तो 50 हमारे बहुत होते हैं और कुछ और एक्स्ट्रा आएंगे तो वो हम कहाँ देख लेंगे, हम देख लेंगे प्रैक्टिस शीट में। तो इसके जस्ट बाद प्रैक्टिस शीट देखना ना भूलें और इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए।